Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and this video is based on RRB PO का जो रियल एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। हमारे एग्ज़ाम में रहे हैं अभी 7 दिन। आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी अब यूट्यूब पर दिखेंगी, ऐसे वे में करो, इस वे में करो, ये वाला अच्छा करो। सबसे बड़ी बात देखो, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देती हूँ। हमें पता होता है इस टाइम पे अगर हम इस तरह की वीडियो डालेंगे तो हमें व्यूज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेंगे, ओके। क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स खुद वहाँ पर हमारे माइंड में होता है, उनको एकदम एक टाइम पे तो ना 90% स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि चल यार क्लिक करके देखते हैं कैसे, अरे इतने अच्छे नंबर ले रहा है, इतने अच्छी सही हो रहा है, ये चीज़ें आती हैं। मैं एज एन यूट्यूबर आपको बता रही हूँ। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑफकोर्स इससे हेल्प होती है, बट उन स्टूडेंट्स को या तो जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको दूसरी चीज़ या उनको कि वो अभी भी ना 2-3 वेज में उलझे हुए हैं कि वो बेस्ट वे में नहीं अपने आप को पकड़ पा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया उसको। लेकिन थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, उन्होंने इतने सारे मॉक्स भी दे लिए, उनको पता है कि एग्जैक्टली हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है वो ना तो मोस्टली ऐसी वीडियोज़ को अगर मतलब देखते हैं तो सिर्फ इस वे में देखते हैं कि क्या मैं वो कर रहा हूँ वो सही है क्या, वो कंपैरिजन के लिए देखते हैं, ओके। सो इस चीज़ को पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत करो। जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक पूरा मॉक ओपन करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। जैसे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई तीनों के एग्जाम के लिए ना डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ। तो आरआरबी में क्या है, आपको आरआरबी क्लर्क है जैसे, उसमें ना तो स्किप आपको करना होता है ना ढूंढना होता है, क्योंकि उसमें आपको अराउंड 80 आउट ऑफ 80 आपको लेना होता है मार्क्स। तो एक भी क्वेश्चन स्किप करना है या छोड़ना है या ढूंढने जैसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बहुत ज़्यादा स्पीड की, ठीक है। दूसरा है आरआरबी पीओ। अब आरआरबी पीओ और एबीपीएस पीओ में सबसे बड़ा अगर मैं डिफरेंस बताती हूँ ना, तो आरआरबी पीओ में भी आपको 70 आउट ऑफ 80 अराउंड आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन पीओ में, आईबीपीएस पीओ में ऐसा नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ में अगर आप 70 आउट ऑफ 100 कर रहे हो तब भी वो बेस्ट जा रहे हो। अगर मैं जनरल वे में एवरेज बात करती हूँ जो अब तक के एग्जाम्स हुए हैं उनके वे में, तो क्या इन दोनों की सेम स्ट्रेटेजी हो सकती है? कभी नहीं होती है, ओके। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखो। आपने अब तक अगर 50, 70, 100 मॉक लगाए हैं ना, तो उन मॉक्स जो आपने लगाए हैं उन पर भरोसा रखो। किसी और टीचर ने आकर, किसी और यूट्यूबर ने आकर कुछ भी आकर कह दिया और वो अगर आपकी स्ट्रेटेजी से मैच नहीं कर रहा है और आप सोच रहे हो हफ्ते पहले कि मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, देन डोंट डू दिस। मत करो ऐसी चीज़, ओके। क्योंकि ये आपके लिए इट मे बी वर्स हो सकती है, रिवर्स में वे कर सकता है, पॉजिटिव ना जाकर आपको नेगेटिव रिजल्ट इट मे बी वो दे सकता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी भी क्लियर नहीं है माइंड में, तो उन चीज़ों को आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अपना जो प्लान है उसके अंदर इन कर सकते हो। बिल्कुल चेंज मत करो, उसके अंदर ऐड ऑन या माइनस कर दो। मैं समझ होप सो आप समझ रहे होंगे व्हाट आई जस्ट वांट टू से और व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल, ओके। सो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में। आरआरबी में बात करते हैं कि आरआरबी पीओ का जैसे सबसे पहले पेपर, आरआरबी क्लर्क में तो कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन सामने आया बस उड़ाते चलो, स्पीड पकड़ लो एकदम। वो होता है ना कि जहाज, हवाई जहाज बन जाओ। मतलब ये मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, ओके। 80 आउट ऑफ 80 आपको करने होते हैं। अब उसके बाद में आरआरबी पीओ है, उसमें तो 70 आउट ऑफ 80 जैसे मैंने टारगेट बताया है। टारगेट इन द सेंस जो अब तक के एग्जाम्स हुए हैं उसमें एवरेज का बता रही हूँ मैं। आपको अराउंड 70 तो करने होते हैं, 65-70, ओके, विद इन द गुड एक्यूरेसी, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है। मैं हरियाणा जनरल वे में, हरियाणा और जनरल कैटेगरी से बात कर रही हूँ, बाकी स्टेट्स का इट में भी डिफरेंट रहता होगा। तो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, इस मॉक के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। आरआरबी में क्या है, पीओ में आपको कुछ एक चीज़ों पे स्किप करना होता है, ढूंढना इसमें भी नहीं होता है, क्वेश्चंस को स्किप करना होता है। स्किप इन द सेंस आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करके आपको पता होगा रीजनिंग में कौन सी पजल ऐसी है जिसमें अगर मैं बनाऊंगा तो वो जल्दी बन जाएगी। पैरेलल उसके दूसरी एक क्विज है, अगर मैं वो है सॉरी पजल है, उसको अगर बनाऊंगा तो वो टाइम टेकिंग रहेगी मेरे लिए। इन दोनों में आपको एक चूज करनी है, तो ऑफकोर्स आप फर्स्ट वन चूज करोगे जो आप जल्दी कर सकते हो। बस यही चीज़ आपको वहाँ पर अप्लाई करनी होती है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 12 पर्सन बैठे हैं, 2 रोज में बैठे हैं। अब इस वाली पजल में मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मेरे प्रैक्टिस का। अब आप खुद देखो कि क्या आप अच्छे हो या नहीं हो। अब मैं इसमें अच्छी हूँ तो ये वाली पजल मैं करूँगी। इस वाली पजल को करते हैं, ठीक है।
अपन मार्क फॉर रिव्यू करते चलते हैं जो वाली पजल अपन कर रहे हैं। अब उसके बाद में दूसरी पजल आ जाती है। दूसरी पजल में 8 पीपल बैठे हैं, उनकी एज दे रखी है, मतलब वही हो गया ना 8 7 6। बस इसमें आपको एक जो अदर फैक्टर इन्होंने यूज कर लिया वो आपका कर लिया इन्होंने ईयर का। अब ये टाइम टेकिंग हो सकती है ये वाली पजल, क्योंकि अगर इसमें आ गया मान लो कि उसमें आ गया कि जैसे कौन से ईयर्स होते हैं, लीप ईयर है या ऐसे है, तो लीप ईयर्स को पहले ही मेंशन कर लो। अगर जिसने बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो इस पजल को करेगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो यस, मैं इस पजल को करूँगी, मैं करूँगी, क्योंकि मैं ये जल्दी कर लूँगी। अब आप नहीं कर रहे हो या कर रहे हो वो आप देखो। तो मान लो इसको भी अपन मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। अब उसके बाद में ये वाला तो हर कोई करेगा। अब मान लो किसी ने दोनों ऊपर वाली पजल स्किप कर दी, ये वाली सामने आई। अब ये तो डायरेक्शन सेंस है, इसमें तो सीधा सीधा है, बट इसमें आपको एक दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक लाइन को चाहे 1 सेकंड देकर दोबारा से पढ़ लो, लेकिन बीच में एक भी पॉइंट इधर से उधर आपने कर दिया, सारे मूड की, सारे टाइम की, सारे क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जानी है। मैं सच बता रही हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इवन जो मुझे भी कभी कभी गलत कर देता है, पजल कर देता है, मेरा टाइम खा जाता है, वो ये कि एक पॉइंट इधर से उधर हो जाता है छोटा सा, और मैं उस पॉइंट को लेकर इतनी फंस जाती हूँ ना। तो आप ये वाली पजल, मतलब पजल नहीं, आप क्वेश्चन ही बोलोगे इसको, तो मैं ये करूँगी टाइम पे, बट एक्स्ट्रा फोकस के साथ करूँगी मैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सही गलत बताने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पजल में तो लगा जाता है पता कि सही है या गलत है, इसमें नहीं पता लगता आपको मोस्टली, ठीक है। अब उसके बाद में सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपन करेंगे। ये वाले तो ढूंढ कुछ स्टूडेंट्स ढूंढेंगे जो न्यू होंगे ना, न्यू कमर्स। मैं उनका मजाक नहीं बना रही हूँ, पर सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी न्यू कमर्स थी। मैं ऐसे ही सोच रही होती थी ये वाले क्वेश्चन आए तो अच्छा है पेपर, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इनको कर ले। अब आगे फिर से आ गई एक पजल, उसमें वही, इसमें कुछ मच डिफरेंस नहीं है। वही 8 पर्सन है आपके, वो मई जुलाई अगस्त में आए हैं, मई जून जुलाई अगस्त में आए हैं। इसमें सबसे पहले इनका डेज देख लो, जैसे अगस्त में आपके और जुलाई में 31 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में आपके 30 होते हैं आई थिंक। हाँ, जून में 30 होते हैं। और इनमें डेज लिख लो, 15-30 तारीख लिख लो, और उनको बोर्न कभी जो जब पैदा हुआ है वो बस आपको लिखते चलो। तो ये वाली पजल मैं करूँगी, मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ, ओके। टाइम पे टाइम का डिफरेंस है। अब ये वाले क्वेश्चंस का मैं बताती हूँ, मेरे साथ फंडा बताती हूँ मैं, आप अपना देखना, आप प्लीज़ इनको मार्क करते चलना। अगर मैं मेरी बात करती हूँ ना, इन क्वेश्चंस को मैं करूँगी तो उसी टाइम पर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ, फोकस के साथ करूँगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं। अब ये है एनालिसिस का पार्ट, वो जो हर कोई कहता है ना कि आपको एनालिसिस करना होता है, एनालाइज करना होता है आफ्टर मॉक। हर एक मॉक के बाद आप एनालाइज करो, बहुत बेस्ट वे में करो। एनालाइज करोगे तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। वो उसका रीजन यही होता है, आपको पता चलता है आप कौन से क्वेश्चंस को में रिपीटली मिस्टेक्स कर रहे हो, कि इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, मुझे पता है मैं रिपीटली इन टाइप के क्वेश्चंस में 1 या 2 तो गलत करती हूँ। तो मुझे सीधी सी बात है ना, मुझे इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फोकस के साथ करना होगा पेपर में, तो मैं कर लूँगी। अब जैसे पजल्स थी, पजल में मैं फटाफट भी करूँगी तो भी मेरी सही होगी, वो मुझे पता है। लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर मैं फटाफट करने पे आई ना तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। इट मे बी मुझे इन क्वेश्चंस को 5 या 4 क्वेश्चन है, उनको करने में मुझे 2.5 से 3 मिनट लग रहा है, तो 3 से 3.5 मिनट ले लो। लेकिन वो 30 सेकेंड से एक नंबर आपका अगर सेव हो रहा है ना, 1.25 नंबर सेव हो रहा है, तो उसको बचा के रखो। ये होता है एनालिसिस से। होता है ना कि क्यों एनालिसिस करना होता है, इसलिए करना होता है क्योंकि आपको पता लगता है आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत होते हो, रिपीटली आप कौन से क्वेश्चंस गलत करते हो, आप कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं आपके लिए, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ईजी होते हैं, ओके। तो इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं मार्क फॉर रिव्यू। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन मैं देखती छोड़ देती हूँ, ये वाला मैं क्वेश्चन आखिर में ही देखूंगी। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं करना है भाई, हम नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ओके। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले तो उड़ाने हैं भाई, इनको तो उड़ाना है, बट एक्स्ट्रा फोकस के साथ। मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा फोकस के साथ इनको देखूंगी, क्योंकि इनमें मैं गलत करती हूँ। मैं स्टूपिड जैसी बातें कर रही होंगी, जो इजी क्वेश्चंस है मैं उन्हीं को कह रही होंगी, मैं इनमें गलत करती हूँ। बट येस, मैं अगर मेरी पहली वीडियोस भी आपने देखी होंगी तो जनरली मेरी पजल्स कम गलत होती है, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होते हैं। तो मैं इनको एक्स्ट्रा फोकस के साथ करूँगी। उसके बाद में ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का पता है कईयों के साथ ना बहुत बड़ा फंडा है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में था। ब्लड रिलेशन के साथ एक दुश्मनी सी होती है। अगर आप बहुत, एक होता है ना कि रिलेशंस में, आपके रिलेटिव्स में घुले मिले वाले, या फिर मुझे लगता है ऐसा कभी कभी कि हमारे माइंड में बहुत बड़ा, अगर कहीं लंबा परिवार जिसने देखा होगा ना, वो फटाफट बना लेगा। लेकिन अगर वो जिसको रिश्ते नहीं बनाने आए ना, वो उलझ जाएगा। ये मेरे साथ होता था। मैं चाचा मामा ताया भूल जाती थी उनमें, अंकल को हम मामा भी ले रहे हैं, चाचा भी ले रहे हैं, ताऊ भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता था।
पर अगर आपने इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो ना, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, मैं ना छोटे छोटे ब्लड रिलेशन में भी उलझ जाती थी। मुझे अभी भी याद है 2020 का पीओ प्री जब मैंने दिया था ना, हाँ 2020 का था, 21 22 23 में है ना, है 21 का था, 2021 का पीओ था, प्री था, और उसमें ऐसे ही ब्लड रिलेशन आया था और बहुत नॉर्मल सा था और मैं उसमें भी उलझ गई थी और मैं बहुत रोई थी, ठीक है, उसमें मुझे पता है। तो घर आकर कि वो क्वेश्चन कैसे रह गया, और वो बहुत इजी था, बहुत इजी। तो फिर मैंने आके ना अलग से, मैं सही बता रही हूँ, मैंने अराउंड ऐसे क्वेश्चंस थे से 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी मैंने प्रैक्टिस की थी अलग से, तब जाकर मुझे ये अच्छा हुआ मेरा। तो मैंने ये वाले किए, तो ये वाले करेंगे भाई, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। उसके बाद में ये हैं 10 पीपल्स हैं सिटिंग अराउंड अ पेंटागन शेप टेबल है, ओके। 5 पीपल्स कॉर्नर्स पे हैं और 5 जो हैं वो साइड्स पे बैठे हैं। जो कॉर्नर्स है फेसिंग इनसाइड है, बाकी आउटसाइड है। ये वाला क्वेश्चन ना जितना बड़ा दिख रहा है देखने में उतना ही ईजी होएगा। जो ऊपर अपन ने 3 पजल्स करी है ना, उन तीनों में सबसे ईजी वाली पजल ये है, चाहे ट्राई कर लो। मैं कह ही नहीं रही, मैं सच बता रही हूँ। प्रैक्टिस हमारी प्री में तो मैं मेरी टच वुड इतनी हो गई है, मुझे आइडिया लग जाता है ये ईजी है लो है, वो तो कभी कभी ईगो बीच में आ जाता है। अब तक अगर ऊपर अपन ने 2 या 3 पजल जो करी है ना, उनमें से सबसे इजी वाली पजल ये है। आप चाहे ट्राई कर लो, मैं लिख के दे रही हूँ, टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ वो वाली 2-3 पजल और ये वाली पजल लगा कर देखो, आपको पता लग जाएगा ये वाली पजल ईजी है, ठीक है। तो ये वाली पजल भी करेंगे। अब बात आती है मैथ्स की। रीजनिंग में तो मैंने ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। मैथ्स में मैं सब ऐसा नहीं करती हूँ। मैथ्स में होता है ना कि एक पॉइंट हमारा प्लस पॉइंट है, एक हमारा थोड़ा ऐसा है कि हम उसमें ज़्यादा प्लस नहीं है, तो वो मेरे साथ क्वांट में है। तो क्वांट की अगर मैं बात करती हूँ, क्वांट में मैं अर्थमेटिक को आंख बंद करके चलते चलो नहीं करना भाई। ये आ गई आपकी मिसिंग सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज होती तो मैं नहीं करती। 12 का दिख रहा है, 14 का दिख रहा है, 16 का दिख रहा है, उसके बाद में 13 का आपको क्यूब दिख रहा है, बीच में 15 का क्यूब दिख रहा है। सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में आ गया होगा 17 का क्यूब आएगा। आ गया समझ में, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ प्रैक्टिस करिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का क्यूब, और 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब आ जाएगा 343। तो ये वाला भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, और उसके बाद में 8 का डिफरेंस, उसके बाद में आपका आ रहा है 11 का डिफरेंस। 2 5 8 11, ठीक है, हाँ यही आ रहा है ना 2 का, हाँ आप देख लेना, मतलब ये वाली मिसिंग सीरीज। लेकिन अगर मैं एक बात कर देती हूँ यहाँ पर आपको क्लियर, यहाँ पर अगर रॉन्ग नंबर सीरीज होती तो मैं क्या करती, तो तुमन्ना चुपचाप यहाँ से कट लेती। सच में रॉन्ग नंबर सीरीज ना, मैं चाहे कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लूँ, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा है कि नहीं है। रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे पेपर में सबसे ज़्यादा परेशान करती है, सबसे ज़्यादा पजल करती है, सबसे ज़्यादा सही बताऊँ मेंटली डिस्टर्ब करती हैं वो मुझे। अगर आगे करने वाले क्वेश्चन भी होंगे ना, वो भी मुझसे नहीं होंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ तो ऐसा है कि मैं क्वेश्चंस को, एक रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने पकड़ ली, वो मेरे को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, एक ईजी सा क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं तो नहीं कर रही हूँ वो वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन आगे करेंगे भाई, अभी छोड़ देते हैं। ये वाली आपकी कैसलेट डीआई आ गई। अब कैसलेट में क्या होता है, आपने एक कैसलेट बनाई, आगे आपने 5 क्वेश्चंस बन गए, तो क्या करें कि नहीं करें। अब जो स्टूडेंट्स कैसलेट में अच्छे होंगे वो तो इसको करेंगे, और जो नहीं होंगे वो इसको नहीं करेंगे। अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मैं रिस्क ले लेती हूँ, क्योंकि मुझसे जनरली बन जाती हैं। कभी कभार किस्मत ही खराब हो तो वो अलग चीज़ है, तो मैं इसमें रिस्क ले लेती हूँ। जैसे इसमें 3 पर्सन्स हैं, उनके 3 BHK फ्लैट्स दिए हुए हैं, तो तीनों पर्सन्स के नाम लिखो, ऊपर 1 2 3 लिखो। द टोटल नंबर ऑफ 1 BHK फ्लैट्स 380 दिया हुआ है। नारायण का 1 BHK अविनाशा से 20% मोर है, 25% मंगलम से, तो ये हो गया। मतलब 1 BHK तो निकल आया। 3 BHK का उनका सीधा सीधा रेशो दे रखा है, ओके हाँ 3 BHK का रेशो दे रखा है। जो टोटल फ्लैट्स हैं इन 3 सोसाइटीज एंड द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK इज द हाफ ऑफ द, हाँ तो मतलब टोटल 660 आ गए ना। उसमें लिखा है कि टोटल जो जितने भी फ्लैट्स हैं वो तीनों सोसाइटीज़ में 660 हैं, तो 660 में 380 माइनस कर दो, तो आपके पीछे कितने रह जाते हैं 280, और 2 BHK वाले 1 BHK के हाफ हैं, तो आपके 190 आ जाएंगे। इस तरह से ही होएगा, और वो 70 आ जाएंगे। इस तरह से मुझे लग रहा है ऐसा ही आना चाहिए, ओके। बाकी आप एक बार करके देख लेना, पेन पून नहीं उठा रखे हैं मैंने, तो आपकी ये वाली पजल मैं कर लूँगी। हाँ ये सॉरी DI, ये वाली DI मैं कर लूँगी, इसको अपन मार्क कर देते हैं। अब बात करते हैं ये वाला, नहीं आगे करो, हम नहीं करेंगे अभी कुछ भी। ये वाले तो करने ही करने हैं, इन वाले क्वेश्चंस को तो छोड़ेंगे तो कहाँ ही जाएंगे अपन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार छोड़ देते हैं अपन, ये वाली DI कर लेते हैं, क्योंकि DI में आपका सिंपल सी एक चीज़ होती है ना, आप अगर एक DI को एक बार सॉल्व कर लिया ना, फटाफट उसके क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। मेरे साथ DI का थोड़ा अच्छा रिलेशन है रादर देन दी की अर्थमेटिक्स के साथ। अर्थमेटिक मेरे लिए
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन है, बट DI मेरे लिए अच्छा है। सो DI तो करूँगी मैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पारुल 12.5, मतलब 1/8 आपको सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। अक्षय का 1/6 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 16.67 होता है, वो 1/6 होता है, आई थिंक यही होता है, 6 कम 6 4 6 को 36, हाँ यही होता है, ठीक है। बिंदु का 1/8 आएगा, ओके। और नवीन की अगर हम बात करते हैं तो 1/8 ही आएगा, नहीं 1/8 नहीं आएगा इसका, आपका आ जाएगा 1/12, हाँ 1/12 आ जाएगा नवीन का। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। परसेंटेज की बजाय अगर आप उसको उसमें कम लाइक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसे कन्वर्ट कर पा रहे हो ना, तो ज़्यादा इजी है। जैसे मैंने अभी इन चारों का कर लिया तो ये मेरे लिए आसान हो गया। अनन्या 1/4 आ गया, कीर्ति आ गया 15 ये तो चलने दो, या फिर आप इसको कर सकते हो 3/20, अदरवाइज 15/100, नहीं 3/40, अदरवाइज 15/100 चलने दो। चेतन का 1/10 आ जाएगा, ओके। तो ये वाली पजल अपन कर लेंगे। उसके बाद में ये वाला नहीं करना मेरे को, ये वाला भी नहीं करना। आगे एक चीज़ और बताऊंगी काफ़ी अच्छी, ठीक है। ये वाले हमें करने हैं, ओके, ये वाले करने हैं। ये वाला हमें नहीं करना अभी, ये वाला भी नहीं करना, ठीक है। ये हो गया भाई। अब हमारे अगर मैं टोटल बात करती हूँ ना कि कितने हुए, इसमें 34 हो गए ऊपर रीजनिंग में। रीजनिंग तो हमें अब वापस से देखनी नहीं है, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग हम इसमें ये कर लेते हैं ना, ये हो जाएंगे। तो रीजनिंग में हमने 39 किए और क्वांट में हमने 30 40 50 60 64 हो गए। 64 मुझे पता है ये अपने ना अराउंड हो जाएंगे 42 मिनट्स में हो जाएंगे। 3-4 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मैं इसको दोबारा रीअटेम्प्ट करूँगी, उसके बाद में मैं अपने टेलीग्राम में इसका शेयर करूँगी रिजल्ट क्या रहता है रीअटेम्प्ट में डालकर। पर आपको मैं बता दूँ, ऐसे ही करूँगी मैं, फिर आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं वो 2 से 3 मिनट रह गए, तो उसमें कैसे करना है। अब उसमें पता है आपको अर्थमेटिक के वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिनमें आप अच्छे हो, काफ़ी अच्छे हो। जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को छोड़ रखा है। अब एक्स है वो 4th प्रोपोर्शनल टू, ये मैं नहीं करूँगी, मेरे समझ में नहीं आता है। ABC है, ये वाला मैं कर लूँगी, ये वाला मैं कर लूँगी। इतने मंथ्स के लिए था, इन्होंने इनका अमाउंट दिया हुआ है 12 15 21 4 5 और 7 आ गया। 4 को 15 से मल्टीप्लाई, उनको ऊपर भी कट जाएगा वो 5 6 और 13, 5 6 और 12 ये आ जाएगा। तो आपका सिंपल ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो ये वाला मैं करूँगी, ओके। ये वाला एक क्वेश्चन कर लूँगी। उसके बाद में मैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये वाले भी तो हमने मार्क वो करने थे ना, हाँ। उसके बाद में यहाँ पर आ गए अजय स्कोर, ये वाला मैं कर लूँगी। जैसे उसने 32% है, 78 मार्क्स से हो गया। रोमन ने 56 किया, लेकिन वो 66% मोर देन, तो 78 और 66 को प्लस करो, 56 में से 32 माइनस करो, वो उसका इतना आ जाएगा। मैक्सिमम 100 आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आप ये वाला कर लेंगे, हम ये वाला कर लेंगे। अब सही बताऊँ, इतने ही हो पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो अराउंड आपके 30 40 50 60 63 इतने से क्वेश्चन मैं बात करती हूँ, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी अनकंफर्टेबल या जो भी है। 63 आपके 65 तक आप अच्छे से ले जा सकते हो, बिना अगर आपने एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो कि गलती की है, 100% एक्यूरेसी रखी है इन चीज़ों के साथ। अब ये मेरा एक्सपीरियंस था, अब आप अपना शेयर करें कि क्या आप भी ऐसे ही करते, क्योंकि मैथ्स किसी का अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं मेरे ब्रदर को ये वाली वीडियो दिखाऊंगी ना, जो मैं बताती हूँ कि सही पहले तैयारी कर रहा है, वो ना मैथ्स के साथ खेलेगा, वो मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, रीजनिंग में कम करेगा। वो रीजनिंग में 1 या 2 पजल हो सकता है छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक वो उड़ा देगा, ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच में चेंजेस हैं। तो मुझे पता है अपने आप जो देख रहे हो या मेरे बीच में भी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे नहीं करो। तो मैंने जो स्टेप्स बता दिए ना, उन पे अंधा होकर नहीं चलना है। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसका सिंपल सा एक वे था कि आप किस में बेस्ट हो, आप उन क्वेश्चंस को देखो। ओके, मैं ये कर सकता हूँ, अपने माइंड में उसी टाइम हिट हो जाता है, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की होती है। अब मैं मेरी बात करती हूँ तो 30 स्मार्ट कीड़ा के 30 अराउंड मैंने ऑलिव बोर्ड के 60 हो गए, टेक्स्ट बुक के और गाइडली के, ऐसे कर आके मैंने 80 से 100 मॉक दे लिए पेपर से पहले। उसके बाद भी नहीं, क्योंकि क्लर्क के भी तो है, ये तो पीओ के बता रही हूँ मैं। अराउंड 150 मॉक देने के बाद में भी आपको आइडिया लग जाता है कौन सी चीज़ हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। तो यही था, इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आप बताइएगा क्या रहा, और ऐसे ही आप एक बार करके देखिएगा आपका स्कोर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। उसके बाद स्कोर शेयर कीजिएगा, ओके, इसी सेम स्ट्रैटेजी के साथ। और अगर आपको लगे कि नहीं ये कहीं वर्क नहीं कर रही है, तो अपनी सेम पे रहो। अगर आप सेम में लग रहे हो कि ये 1-2 चीज़ें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो वो आप ऐड ऑन कर लो, ओके। सो यही था इस ऑल अबाउट वीडियो में। एंड बाकी तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टार्ट अप। एंड अपनी हेल्प करूँगी मैं आपकी जितनी मुझसे हो सकी, ओके।
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि तुम हमारी कंपटीटर हो या फिर तुम क्यों हमें बताती हो। देखो कोई अब मेरे कर्मों का नहीं ले रहा है, अब मैं आपके कर्मों का नहीं ले रही हूँ, ठीक है। जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। ओके, आपकी मेहनत आपके हिस्से, मेरी मेहनत मेरे हिस्से। सो आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।